स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की, हम हिस्ट्री एनसीईआरटी, जियोग्राफी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू यूपीएससी के करा रहे हैं। यूपीपीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं आरओ एआरओ के, तो उसकी भी एक सीरीज चल रही है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, क्योंकि एक बार पढ़ाना शुरू होता है तो हम ये चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और आप लोग लाइक तो करते भी नहीं हैं। खैर, आपने कर दिया होगा लाइक। चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपको याद होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो है क्या? ध्रुवों पर चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पहला स्टेटमेंट यही आ जाता है। जैसे कि यूपीएससी जियोग्राफी में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछ रही, इजी मीन्स सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रही है, और जब सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है तो उसको इजी मान लिया जाता है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जो रेगुलर हैं उन्हें पता है कि जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको आपको अपने पेज में नोट करना है। जो शॉर्ट नोट्स बनाने की समस्या होती है कि कैसे बनाएं, तो उसका निवारण इन वीडियो की सीरीज में हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, जो मैं हाईलाइट करूं उसी को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी मैं बताता रहूंगा। जैसे यहाँ पर बताया, वो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना देगा, कह देगा हमारी पृथ्वी गोलाकार है, ध्रुवों पर थोड़ी उभरी हुई और मध्य में थोड़ी चपटी हुई है, और हम वहां पर भांगड़ा करने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट, यह कैसे दिखती है, कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब मतलब ये, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। यहाँ ये देखा होगा आपने, तो ये घूमता रहता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार में मतलब कोई चीज अर्थ पे इतनी बड़ी है तो ग्लोब पे वो इतनी बड़ी दिखा दी जाएगी, लेकिन वो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम रहेगा, मतलब सेम रेशियो में रहेगा। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है, जैसे हम कहें कि इस पॉइंट को हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ कोई व्यक्ति है, उसको इस पॉइंट के बारे में कैसे बताया जाएगा? इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जब भी ग्लोब बनाएंगे तो एक ऐसे सुई होगी जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। ये उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। यूपीएससी क्या करेगा, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर कर देगा और हम कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। अभी भी लग भी रहा होगा, ऐसे थोड़ी फंस जाते हैं कंफ्यूजन में। एक बार एग्जाम देकर आप देखिए, वहां जब आप 40 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस पे एग्जाम दे रहे होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, और इतना ज्यादा सिलेबस आप पढ़े होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और टिक कर देते हैं, बाद को घर आकर देखते हैं कि अरे ये तो गलत था, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा नहीं था। तो आप जब एग्जाम देंगे तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा, बहुत सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तभी पहले से आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, पहले से चीजों को क्लियरिफाई करते चलना है। याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये केवल ग्लोब में होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो जो ये सुई दिख रही है ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई ऐसा एक डंडा लगा हुआ है पृथ्वी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ग्लोब पर ये दिखाने के लिए कि ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, झुकी हुई है, इधर से कितना डिग्री और इधर से कितना डिग्री। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वो कौन सी रेखा है?
इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त का मतलब जो बीचों बीच से, जैसे मान लो ये बॉल है तो इसमें बीचों बीच से जो लाइन ड्रॉ होगी उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये सब काल्पनिक रेखाएं ही हैं। ये एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे ये लाइन हो गई 0 डिग्री की, इसके ऊपर ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही चलती रहती है लाइन, ठीक है। और ऐसे 90 डिग्री तक जाता है। ये जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री उत्तरी बिंदु होता है, और जो भी होंगे वो उत्तरी होंगे। नीचे भी 1 2 3 4 में जाएगा, लेकिन नीचे जो होंगे वो दक्षिणी होंगे, नाउ 90 डिग्री साउथ। जो भी ये रेखाएं हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। सभी जो भी रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर नहीं हैं, बल्कि ग्लोब पर हैं। हम उनको अपने हिसाब से लाइंस को ड्रॉ किए हैं। पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, कल्पना की गई है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। मैंने यहाँ बोला कि 0 डिग्री है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। जो मैंने बोला यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री। 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, मैंने बोल दिया ऊपर वाली सभी उत्तरी, नीचे वाली सभी दक्षिणी अक्षांश, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री अक्षांश, तो आप पहले पूछेंगे सर उत्तर या दक्षिण। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के उत्तर में है और बेलो होरिजेंटे दक्षिण में है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर उत्तर 20 डिग्री और बेलो होरिजेंटे 20 डिग्री दक्षिण। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। कैसे? आप देखेंगे यहाँ पे ये बड़ी लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे उससे छोटी लाइन दिख रही होगी, यहाँ और छोटी लाइन, ऊपर छोटा सा सर्किल दिख रहा होगा। यानी सभी सर्किल जो अक्षांश के होते हैं वो सेम नहीं है। एक ये बीच वाला सबसे बड़ा अक्षांश होता है, और भूमध्य रेखा पर विषुवत वृत्त पर, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा सर्किल है, सबसे ज्यादा इसकी रेडियस होगी। ऊपर या नीचे जाने पर ये घटता जाता है, ऊपर जाके पॉइंट बन जाता है, ठीक है। इन्हें अक्षांश बोलते हैं। अभी देशांतर में देखेंगे, देशांतर में ऐसे लाइंस होती हैं और वो सभी लाइंस बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ उत्तर और दक्षिण जाने पर वृत्त की जो रेडियस है वो कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो स्पेस है वो सेम रहता है, ठीक है। इनके बीच का स्पेस सेम रहता है। यानी अगर यहाँ पर लाइन है, फिर एक के बाद लाइन है, फिर एक के बाद, फिर एक के बाद, फिर एक के बाद, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन सर्किल की लाइन कम होती जाएगी, इसकी रेडियस कम होती जाएगी, ठीक है। देशांतर जब भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 23 डिग्री यहाँ पे कर्क रेखा है और इधर उतनी ही दूरी पे मकर रेखा है। इसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ सन जो है, सूर्य जो है वो चक्कर लगाता रहता है। कैसे? यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ आता है। तभी हमारे यहाँ सर्दी और गर्मी होती है।
ठीक है। जब सन ऊपर होगा तो आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगी। जब सन नीचे होगा तो सर्दी लगेगी और इधर वाले लोगों को गर्मी लगेगी। जब सन इसके ऊपर होता है तो यहाँ उत्तरी ध्रुव पर दिन जो है वो 6 महीने का होता है। जब नीचे होता है तो यहाँ 6 महीने रात होती है, यहाँ 6 महीने दिन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्लियरली, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं इस समय। जो भी 21 जून का क्वेश्चन, जनवरी का क्वेश्चन, इस साल भी 1 जनवरी का क्वेश्चन आया था, ये सब क्वेश्चन जो है वो इसी से संबंधित है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अपनी पढ़ लिया, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पढ़ लिया। इंपोर्टेंट कुछ अक्षांश हैं। अब आते हैं यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, अभी हमने पढ़ा। दक्षिणी गोलार्ध में उतनी ही दूरी पर मकर रेखा है, बस ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। फिर 66.5 डिग्री, 66.5 उत्तर और 66.5 दक्षिण में, उसे उत्तर ध्रुव वृत्त बोलेंगे, इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये अगर हम अर्थ बना लें अपनी, तो ये हो गया 0 डिग्री, फिर एक 23 पर, एक 66.5 पर, 23.5 और 66.5, इधर भी 23.5, 66.5। तो इसको क्या बोलेंगे, विषुवृत्तीय वृत्त बोलेंगे, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त, और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध यही जो भी मैंने बताया। यहाँ क्या दिखाया गया, यहाँ ये दिखाया गया, मान लो ये सन है, सन अगर सबसे ऊपर है तो इसका फोकस बहुत ज्यादा होगा लेकिन कम दूरी पे ही होगा, ठीक है। अभी आप टॉर्च जलाएं अपनी मोबाइल की और उसे बिल्कुल ऐसे रखें तो देखेंगे टॉर्च की जो रोशनी है बहुत कम जगह पर होगी, और मोबाइल को थोड़ा तिरछा कर लें तो ये बहुत दूर तक आगे जाएगी। लेकिन यहाँ कम जगह पर पूरी पावर लग रही है तो कम जगह पर होगी लेकिन बहुत ज्यादा पावर में लाइट गिरेगी। यहाँ बहुत दूर तक जाएगी तो पावर उसकी कम हो जाएगी। ये देखते हैं, तिरछी सतह पर टार्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कब और कहाँ, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 23.5 और ये 23.5, इसके बीच में सूर्य दोपहर में सर के ठीक ऊपर एक बार होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इस उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म होता है, उष्ण मतलब गर्म। तो यहाँ सन की लाइट ज्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर होता है। जैसे यहाँ बताया हमने, यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पर ये सीधी लाइट पड़ेगी, फिर तिरछा लाइट पड़ेगी। तो यहाँ सन होता है, मान लो यहाँ पर इसकी तिरछा लाइट जाएगी, तिरछा लाइट जाएगी तो यहाँ लाइट कम जाएगी, यहाँ टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और ऐसे नीचे यहाँ भी लाइट कम जाएगी। तो सबसे ज्यादा लाइट कहाँ मिलेगी, इसके कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उष्ण कटिबंध का मतलब कहाँ है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है ऊष्मा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। ये क्वेश्चन है भी, आया भी है। अभी आगे इसका और भी विस्तारित रूप देखेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सन दोपहर में सर के ऊपर होता है, इसकी बियॉन्ड नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एक्सट्रीम ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समझ गए आप। ये 0 डिग्री मान लें, ये 23 डिग्री मान लें, ये 66, तो ये हो गया उष्ण कटिबंध, जो भी 23 ऊपर से 23 नीचे तक। फिर यहाँ का पार्ट और नीचे भी 23 से 66 तक शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अभी हम लास्ट में इसका फिगर बढ़िया से बना के आपको बता भी देंगे।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि उधर ऊपर उतना सनलाइट नहीं पहुंचता। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। तो 3 पार्ट बांट लिया। अब आते हैं देशांतर। देशांतर क्या है? अभी तक हम अक्षांश पढ़ रहे थे, तो अक्षांश में लाइन ऐसे थी, ठीक है, और देशांतर में लाइन ये इस टाइप को आपके मिलेगी। यहां आप देखोगे इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर कम होती जा रही है, नीचे कम होती जा रही है। एक ही अक्षांश पर देखें तो बीच में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, यहाँ पर बीच में डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक ही देशांतर पर देखें अगर तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है, दिमाग में रखिएगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं महासागर हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है? जैसे ये मान लो यहाँ पर भी वही अक्षांश है, यहाँ पर भी वही अक्षांश है, तो हम कैसे बताएंगे कि किस चीज की बात हो रही है? तो हम ये देशांतर लाइंस खींचे यहाँ पर, कि अब देशांतर और अक्षांश दोनों बताएंगे, तब पता चलेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो जब ये करेंगे तो इधर क्या होगा? ईस्ट, इधर क्या होगा? वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम। जैसे उसमें ऊपर उत्तर और दक्षिण लिखते थे, वैसे इधर ईस्ट और वेस्ट लिखेंगे, ठीक है। इन्हें कहते क्या है? देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं, देशांतरी याम्योत्तर इनको बोलते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब ये मिनट सेकंड क्या है? मान लो हमने कहा 1 डिग्री, अगर हम आपको सिंपल समझाएं तो 1 kg का मतलब आप क्या बोलोगे? कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। ग्राम फिर मिलीग्राम में चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही हम अपना MB देखें अगर, तो GB होता है 5 GB 6 GB, फिर इससे छोटा MB होता है, उससे छोटा KB होता है। ऐसे ही 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक लाइन ड्रॉ के ऊपर तो मिनट बोलेंगे, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड में 2 लाइन ड्रॉ होती है, मिनट में 1 लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। बाकी ये मैथ में सीसेट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है, तो वहाँ समझाया जाता है। आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा आपको। चलिए, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे अभी मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर कम हो गई, या नीचे भी कम हो गई, ठीक है। तो ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो बिल्कुल टच होगी जाके, यहाँ पर तो शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। ये जितने भी आ रहे हैं वो सब यहाँ पर मिल गए। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। वहां समान नहीं थी। ये वाली लाइन जो अक्षांश है वो अलग है, इस अक्षांश की लंबाई अलग है, इस अक्षांश की लंबाई अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप देशांतर की बात करेंगे, ये भी सेम है, 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 ये भी सेम है। ये देशांतर की लंबाइयां समान है, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी ये मेन लाइन मान ली गई। इसको हम फिर से साफ कर दें। ये मेन लाइन मान ली गई। अब इसके इधर जो होगा वो पूर्व ईस्ट मान लिया गया, और इधर जो होगा वो पश्चिम वेस्ट मान लिया गया। ऐसे ऊपर को हमने उत्तर नॉर्थ माना था, और नीचे को हमने साउथ दक्षिण माना था। तो अच्छे से डिवीजन हो जाएगा। किसी भी पॉइंट के बारे में हम अच्छे से बता पाएंगे कि कहाँ पर है वो। 50 नॉर्थ में, 50 साउथ में, 30 ईस्ट में, 30 वेस्ट में, सब कुछ बता पाएंगे। तो कहाँ से प्रमुख याम्योत्तर निकला है? ग्रीनिच, ठीक है। ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है जहां, वहां से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रमुख याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है, ठीक है, 0।
क्योंकि 0 से लेंगे। ऐसे ये विषुवत वृत्त हमने लिया था अक्षांश वाला, वो भी 0 वृत्त लिया था। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित। मतलब क्या है, जैसे इधर ये लाइन है, ठीक है, ऐसे साफ कर दें इसे, इधर ये लाइन है, इसी के अगेंस्ट उधर भी एक लाइन होगी, तो ये 0 डिग्री है, तो उधर जो होगी वो 180 डिग्री होगी। अब आप चाहें इधर से जाएं और चाहें इधर से जाएं, वो 180 डिग्री ही आपको पार करना पड़ेगा और वहीं पहुंचेंगे। इसी पे क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी का, ठीक है, कि जब आप उस वाली लाइन 180 की डिग्री उधर वाली लाइन पे जाएंगे और उधर पश्चिम से पूर्व आएंगे तो एक दिन कम हो जाता है या बढ़ जाता है। सोमवार मंगलवार का क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसी पे मैंने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं वहां जाकर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि हम जब अगर हम मैप देखें तो अमेरिका से रूस की तरफ अगर आए प्रशांत महासागर होते हुए, ठीक है, प्रशांत महासागर होते हुए अमेरिका से रूस की तरफ आए तो एक दिन कम हो जाता है या बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन आया था। और दूसरा टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था एक, अभी आगे टाइम भी पढ़ेंगे हम, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करते हैं, इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू, पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम एक ही रेखा, हमने बताया इधर से जाओ या उधर से जाओ उसी लाइन पे पहुंचोगे आप, वह एक ही लाइन है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ग्रिड का मतलब ये ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ये सब ड्रॉ हुई है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए कागज पर आप 1 2 3 लिखिए, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है ये बताया गया है। जैसे ये जो बना हुआ है ये टाइम की बात की गई है, जो ये ब्रिटेन है यहां से जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको हमने 0 डिग्री माना है, ठीक है। कहां से है, ब्रिटेन की वेधशाला जो है वहां से। जब हम आगे बढ़ते हैं इधर तो टाइम प्लस होता जाता है, टाइम प्लस होता जाता है, यानी हमारे यहाँ 5.5 घंटा आगे रहते हैं। जब आपके यहाँ सुबह का 5:30 बजा होगा भारत में, तो यहाँ ब्रिटेन में रात का 12 बजा होगा। इधर अमेरिका में तो और ज्यादा शाम होगी, रात होगी, क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका इधर कितना है, +6 है लगभग, या यहाँ अगर राजधानी देखें तो वो +5 मान सकते हैं। इधर +5 उधर +5.5 यानी 10.5 मान सकते हैं। जब आपके यहाँ सुबह के 10 बजते हैं तो अमेरिका में रात के 12 बजते हैं। तभी कहा जाता है जब अमेरिका में रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, ठीक है। पूरी अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम इधर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कई घंटे का गैप होगा इधर और उधर की तरफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि किन किन राष्ट्रों में 4 से ज्यादा टाइम जोन है। जैसे आप अगर इस रसिया को देखें, थोड़ा अपना मोबाइल घुमा लीजिएगा, ये रसिया यहाँ से लगभग लगा के ये पूरा है, तो अब इतने में कई घंटे का अंतराल हो जाएगा। जब सूर्य यहाँ पर होगा तो हो सकता है यहाँ कुछ और टाइम हो, जितनी लाइट सूर्य की यहाँ होगी उतनी लाइट यहाँ नहीं होगी। अगर यहाँ दिन होगा तो वहाँ उतना दिन नहीं होगा, तो दोपहर दोनों जगह सेम टाइम नहीं होगी, यहाँ की दोपहर वहाँ की दोपहर में अंतर होगा। हो सकता है जब यहाँ कोई बैठा हो और वो यहाँ के लोगों से बात करे तो वो कह रहे हो कि हमारे दोपहर है, और ये कहे दोपहर कैसे, अभी तो सुबह हुई है, ठीक है। तो ये एक टाइम जोन में नहीं आ सकता, इसीलिए आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टाइम जोन में डिवाइड है ये, ठीक है। तो रूस बहुत ज्यादा टाइम जोन में डिवाइड है। उसमें ब्रिटेन आंसर था जो कि लोगों ने नहीं लगाया। ब्रिटेन को लोगों ने सोचा होगा ये छोटा सा तो है, यहाँ से एक ही टाइम जोन होता होगा, लेकिन इसके कई द्वीप हैं। जैसे यहीं पे एक द्वीप था जो उसने मॉरिशस को दे दिया, ऐसे और भी कई द्वीप छोटे छोटे हैं। तो जहाँ उसकी जमीन है तो एक तो यहाँ से टाइम जोन जाता है, दूसरा उसके यहाँ से जाता होगा, तीसरा यहाँ से जाता होगा। तो ब्रिटेन के भी कई ज्यादा टाइम जोन हैं, लेकिन वहाँ इतने प्रेशर में आदमी दिमाग नहीं लगा पाता, उसे लगता है छोटा सा तो देश है, वहाँ तो एक ही टाइम जोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसलिए अपने यहाँ भारत की बात करें अगर, तो भारत को ट्रेन वगैरह सही से चल पाए, इसीलिए हमने ये जो लाइन जाती है 82 एंड 30 डिग्री, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट, जो इलाहाबाद के पास से, प्रयागराज के पास से, मिर्जापुर के पास से जाती है। तीनों आते हैं, प्रयागराज, नैनी प्रयागराज के पास है, उसके पास ही मिर्जापुर है। तो तीनों में से अगर ये है तो ये ऑप्शन सही, ये है तो ये ऑप्शन सही, ये है तो ये ऑप्शन सही। तो वहां हमने उसको टाइम जोन माना है, क्योंकि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 5 बजे उगता है तो गुजरात में 7 बजे उगता है, तो यहाँ भी 2 घंटे का गैप है। ठीक है, तो जब यहाँ ऑफिस खुल जाते हैं तो यहाँ लोग अभी ऑफिस के लिए निकलते होंगे, तो ऐसा कुछ ना हो, ट्रेन में कोई डिफरेंट दिक्कत ना आए, इसलिए बीचों बीच से एक लाइन को टाइम जोन माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लाइन की हम बात कर रहे थे, ये 180 डिग्री लाइन है। ठीक है, इधर से जब आदमी इधर जाता है तो एक दिन कम हो जाता है या बढ़ जाता है, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देशांतर और समय, जो अभी क्वेश्चन आया था वही, देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यानी माना जाता है जब सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है, सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होगा, तो उस जगह का 12 दोपहर का मानेंगे। ठीक है, दोपहर का 12 बजे मानेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप हर जगह करेंगे तो यहाँ पर 12 बजे होंगे, यहाँ पर उसके 2 मिनट बाद 12 बजे होंगे, यहाँ पर उसके 5 मिनट बाद 12 बजे होंगे, क्योंकि सन तो ऐसे चलेगा ना, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, तो ये सब समस्याएं ज़्यादा विकट हो जाएंगी। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे आपके मोबाइल में 12 बजा होता होगा, लेकिन आपका सन जो है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर नहीं होता होगा, क्योंकि हमने 12 कहाँ पर माना है, तो वो मिर्जापुर के पास, जो मिर्जापुर के पास से लाइन गई है वहां को हमने क्या माना है कि वहां पर माना है कि 12 बजे होंगे दोपहर के, तो जब सन वहां ऊपर होता है तब। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में, मैंने बोला इधर, वो जल्दी सूर्य हो जाता है, इसलिए हम आगे रहते हैं। उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है, अमेरिका, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। ये हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन में 12 बजते हैं, बता चुका हूं मैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, अभी इसमें पढ़ेंगे कि ये हमने मानक समय बीच से क्यों लिया है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अब उदाहरण पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिएगा। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, क्योंकि यहाँ 7 अलग बज रहा है, यहाँ 7 अलग समय में बज रहा है, क्योंकि यहाँ सन जल्दी आ जाता है, यहाँ सन देर में पहुंचता है। तो अगर 7 बजे गाड़ी रखेंगे तो यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और मैटर होगा, इसीलिए समय यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। भारत में गुजरात के द्वारिका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 को मानक यामोत्तर माना गया। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यानी 12 बजे आपकी परछाई सबसे कम कहाँ पर होगी, जब आप यहाँ पर खड़े होंगे, इस लाइन पर खड़े होंगे। ये भी पूछा जाता है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप उनका भी ध्यान से बताइएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर खड़े होंगे तभी आपके सर के ऊपर सन 12 बजे होगा। अगर आप इधर हैं तब भी नहीं होगा, इधर है तब भी नहीं होगा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। भोपाल किधर है, इधर है, ठीक है, इधर है।
वह अपने मित्र आलोक से कहता है वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे हैं। जब वहाँ दोपहर का 2 बजे होगा तो हमारे यहाँ शाम का 7:30 बज रहा होगा। भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, मैंने बता दिया। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82:30 में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। लंदन में 2 बजे होंगे, 7:30 बजे होगा। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, रूस नहीं था उसमें ऑप्शन, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस बार कब क्या पूछ दे, कोई पता नहीं है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। ठीक है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होता है। मैं बार बार बताता हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी है, आप सब वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। हिस्ट्री का पहला वीडियो अवश्य देखें, उसमें बहुत कुछ बताया गया स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में। पृथ्वी का सही आकार क्या है, हमने देखा। ग्लोब क्या है, देखा। कर्क रेखा का अक्षांशीमान, 3 ताप कटिबंध है, ये मुझे अभी बताना है, मैं बता दूंगा अभी फिगर बना के। अक्षांश देशांतर रेखाएं 5:30 बजते हैं। ठीक है, ये भी आसान है, इसको करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, पहला क्वेश्चन। आप इनके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप सही से आंसर दे रहे हैं या कि नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें क्विज शुरू होने वाला है। जो मैं चैप्टर कराऊंगा एनसीईआरटी का, उसी में क्वेश्चन बेस्ड होंगे, वो पूछ लूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे पांचों के आंसर। तीसरा क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या क्या है। चौथा क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रिड किसका जाल है। खाली स्थान भरे, मकर रेखा पर स्थित है, भारत का मानव उत्तर। ये सब आसान है, आप कर लेंगे। हम ताप कटिबंध थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये बना है, यहाँ हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसको कोई और कलर ले लें। ये एक लाइन है, ठीक है, रेडी रहने दें, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना 23.5 उत्तर नॉर्थ, ये हो गया 23.5 साउथ, और फिर ये हो गया आपका 66.5, और नीचे भी ऐसे 66.5, ये साउथ का, ये नॉर्थ का। तो 3 पार्ट बन गए। एक पार्ट ये वाला बना पूरा, इसको मैंने येलो कलर से किया है। ठीक है, दूसरा पार्ट बनेगा ये वाला, इसको ब्लू कलर से किया है, उधर भी होगा ब्लू कलर से। थर्ड पार्ट अगर हम करें तो इससे कर देते हैं, ये वाला, और इधर भी ये वाला। ठीक है, तो ये जो येलो कलर है, वाई से येलो कलर, वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, ऐसे ब्लू की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण, जहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं और सर्दी इतनी नहीं कि जम जाए, बर्फ बन जाए। और जो पर्पल वाला है सबसे ऊपर, ये और ये, इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ मतलब बर्फ जम जाती है, इतनी सर्दी पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में। ये 0 डिग्री से 23.5 दोनों तरफ, ऊपर नीचे। ये 23.5 से 66.5, और ये 66.5 से 90 डिग्री तक। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। इंडिया, भारत की बात करते हैं, भारत कहाँ है, तो भारत इन दोनों के बीच में है। उसका नीचे वाला सदर्न पार्ट उष्ण में आता है, ऊपर का जो पार्ट है वो शीतोष्ण में आता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया का देखें तो यहां से कर्क रेखा गई है, तो नीचे का पार्ट आएगा वो उष्ण में आएगा, गर्म। ऊपर का पार्ट आएगा शीतोष्ण में। ठीक, हमारे दोनों मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको क्लास, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर देंगे तो खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी पैसे वैसे तो मिलते नहीं है अभी, तो मोटिवेशन आप देते रहिए, जिससे और भी चीज़ें आती रहे। प्लेलिस्ट आपकी बनी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी हैं, कमेंट सेक्शन में भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PYQ का 10 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।